अस्सलाम वालेकुम, शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और अब बात करेंगे हम जो 16,000 बरतरफ सरकारी मुलाजमीन हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फ़ैसले के बाद बेरोज़गार हुए, और उसमें आज फिर समाअत हुई है। और शाह खवर एडवोकेट, रज़ा रब्बानी और सफदर पीरज़ादा एडवोकेट जो हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं। और इसमें जो बात है वो ये है कि अब शायद कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कोशिश ये होगी कि वो इसकी समाअत जो है उसको कंक्लूड कर ले। आज की समाअत में क्या हुआ, मतीउल्लाह जान और हसनात मलिक मेरे साथ हैं। मतीउल्लाह जान, आज की समाअत जो है उसमें क्या अहम चीज़ लगी आज आपको? देखिए, मैं रज़ा रब्बानी साहब के दलाइल जब ख़त्म हुए तो बदकिस्मती से मैं उसी वक्त कोर्ट में एंटर हुआ, मगर उसके बाद जो एडवोकेट शाह खवर जो है साबिक़ अटॉर्नी जनरल, उनके दलाइल सुन के मुझे काफ़ी हौसला हुआ, क्योंकि उन्होंने बड़े ठोस और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये जो बातें कर रही है कि अटॉर्नी जनरल साहब फ़हरिस्तें लेकर आए हैं कि कितने मुलाजमीन के कितनी मुराद थी, कितनी तनख्वाहें थी, कितने कॉन्ट्रैक्चुअल थे, कितनी पे और पेंशन बनती है, जैसे कोई वो कुछ मुराद दे दिला के जो है इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फ़ैसला वापस नहीं लेना पड़ेगा और 2010 का कानून भी गैर आईनी रहेगा। तो ये एडवोकेट शाह खवर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट या तो कहेगी कि उनका पहले वाला फ़ैसला गलत था या सही था, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और बड़े ठोस बात है कि सुप्रीम कोर्ट एक नज़रसानी की जुरिस्डिक्शन के अंदर बैठ के उसने सिर्फ ये देखना है कि उनका फ़ैसला गलत था या सही। ये वही बात है जो मैं और आप कर रहे थे अगले रोज़ आपके प्रोग्राम में भी, कि पप्पू या तो फेल है या पास है। ये नहीं हो सकता आप फेल पप्पू को अपने साथ बेंच पे बिठा के जो है उसका पर्चा हल करवा के उसे कहे नहीं आपने पर्चा ठीक किया है, और उसको जवाब सारे तैयार करके नए एविडेंस को बीच में डाल दें। तो बड़े संगीन किस्म के आइनी और कानूनी नुक्ते अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी उठाए थे, तो एडवोकेट शाह खवर ने वाज़ेह किया। और सबसे अहम बात कयूम साहब ये भी थी कि ये पहली दफ़ा 15,000 मुलाजमीन को पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, और अब अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला फिर भी जाता है और उन्हें कुछ दे दिला के फ़र्क कर देते हैं नौकरी से, तो वो अपील में भी जाने का उनके पास हक़ नहीं रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में जब फ़ैसला करती है इसके बाद कोई अपील तो नहीं होती। तो मेरे ख्याल में तो आइडियल तो ये है कि जो 20 महीने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला महफूज रखा वो भी बहुत बड़ा जुल्म था। तो आइडियल तो ये है कि इस तमाम मामले को दोबारा से रीहियर किया जाए, जैसे 1262 केस में रिव्यू के बेंच में ये फ़ैसला हुआ था और वो तमाम केस दोबारा उसकी रीहियर नहीं। देखें ना, जैसे काजी फ़ाइज़ा का जो केस था, रेफरेंस था उनके ख़िलाफ़, उसमें जो है मिसेस सरीना ईसा के ख़िलाफ़ फ़ैसला है और मिसेस सरीना ईसा ने यही प्ली ली थी कि मुझे सुना ही नहीं गया, सुने बगैर आपने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। तो उस ग्राउंड के ऊपर जो है वो आपका रिव्यू एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे भी तो नहीं सुना गया है, तो इस नुक्ते के ऊपर सुन के वो दोबारा करें। फिर हुकूमत अगर आना चाहती है या कोई भी आना चाहता है वो आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानून की वायरिस को चेक करने। देखें, बदकिस्मती की इसमें अब बात ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट जो भी ये फ़ैसला करने जा रही है ये एक मिसाल बन जाएगी, ठीक है ना। और ये मिसाल ऐसी बनेगी कि जो पार्लियामेंट है वो अब जो भी कानून पास करेगी सबसे पहले तो वो ये सोच में पड़ जाएंगी लोगों के हक़ में या उसको कोई फ़ायदा देने के लिए जो भी कानून, कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी या क्या करेगी। अब रज़ा रब्बानी साहब के जितने भी दलाइल थे वो बड़े ज़बरदस्त उनके दलाइल थे, मैंने बाद में उसको फॉलो भी किया और मेरे पास उसकी कोई ब्रीफ भी आई थी। उन्होंने ये कहा कि ये पब्लिक की बेनिफिट के लिए ये कानून साजी की गई थी, ये लेजिस्लेशन जो लाई गई थी इट वाज अ बेनिफिशियल। और जो सियासी जमातें होती हैं वो इलेक्शंस में मंशूर में ये ऐलान करके आती हैं कि हमने आपके लिए ये काम करने हैं, और लोग इसलिए उनको वोट देते हैं। और अगर वो कानून असम्बली पास नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की दानस्त में वो कानून जो है इम्तियाजी होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये अख्तियार नहीं है कि पार्लियामेंट के कानून को इस बुनियाद पर जज करे कि वो लोगों को मेरिट पे भर्तियाँ कर रही हैं या किस मेरिट पे। ये मेरिट का तयन करना भी इंटरप्रिटेशन के हवाले से वो तो कोर्ट का इख्तियार है ना। देखिए, इंसानी हकूक़ का जहाँ तक ताल्लुक है इसमें बार बार ये कहा गया है कि सीनियरिटी के असूल जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो मुकाबले के ज़रिए ब्यूरोक्रेट भर्ती होकर आते हैं तो उनकी सीनियरिटी मुतासर हो रही है। तो रज़ा रब्बानी साहब और दूसरे वकला ने वाज़ेह किया है कि बराह रास्त उनकी सीनियरिटी मुतासर नहीं हो रही थी। जब ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि सीनियरिटी के ऊपर बराह रास्त असर नहीं पड़ रहा था, तो फिर इम्तियाजी सलूक और आर्टिकल 25 कहाँ से
इन्वोक हो गया। तो मेरे ख्याल में मुझे जो नज़र आ रहा है सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे जजेस साहबान एक दूसरे को नाराज़ नहीं करना चाहते। ये आज एक केस है, कल यही जजेस साहबान जो हैं दूसरे बेंचेस में दूसरे केसेस में भी एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। ये अपने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर जो है मुख्तलिफ़ फ़ैसलों की दलीलें निकाल के ले आते हैं लाइब्रेरियों से कि उस फैसले को बरकरार रखा जाए और साथी जजों को नाराज़ ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने आइंदा भी बहुत से केसेस सुनने होते हैं और ये हो रहा है। आसमा जहांगीर मरहुमा ने कहा था कि ये फैसले ऐसे देते हैं जैसे कोई जड़वां पैदा हुए हैं ये और एक जैसा सोचते हैं, एक भी इख्तलाफ नहीं करता। हाँ। सिर्फ उस मामले पे इख्तलाफ हो जाता है जहाँ पे कुछ असूल पसंद जज जो है समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, वहाँ पे वो बेचारे खड़े हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये सब जो है अवाम के हवाले से कोई भी अगर फैसला आता है ये सब जो है एक दूसरे को नाराज़ नहीं करते और इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया जाता। अच्छा, मुझे आपने वो सवाल ही भुलवा दिया यार। हाँ, एक और भी बात थी ना कि जो है वो फाजिल जज साहिबान की तरफ से ये भी कहा जाता था ना कि ये सियासी बुनियादों पर भर्ती किए गए थे और सियासी बुनियादों के ऊपर इनको रखा गया था और ये था। इस हवाले से कोई एविडेंस आई सामने कि भी उसमें सफदर पीरज़ादा एडवोकेट जो है उन्होंने क्या कहा? एडवोकेट सफदर पीरज़ादा ने कहा कि जनाब इनको बैक जुम्बश कलम निकाल दिया गया, जिस पर जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि इनको बैक जुम्बश कलम निकाल दिया गया, हमें वो लेटर तो दिखाएं, कोई हुकूमत का ऐसा लेटर, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे साबित होता हो। तो एडवोकेट सफदर पीरज़ादा ने 2008 में DGIB की एक समरी जो वज़ीर आज़म के लिए तैयार की गई थी उसको निकाल कर जजेस के सामने रख दिया, जिसमें DGIB एक सरकारी अफसर ये तस्लीम कर रहा है कि इन तमाम लोगों को इंटेलिजेंस ब्यूरो से सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए निकाला गया। इससे बड़ा सरकारी दस्तावेज़ क्या होगा, जिसके ऊपर जो है वो जवाब नहीं था। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि ये तो प्रोबेशन पे लोग थे जिनको 1996 में निकाल दिया गया था, प्रोबेशन के लिए कोई नोटिस देना ज़रूरी तो नहीं होता, वजह बतानी ज़रूरी तो नहीं होती। तो उन्होंने ये कहा एडवोकेट सफदर पीरज़ादा ने कि जनाब ये जो रूल था प्रोबेशन के हवाले से कि प्रोबेशन में आप निकाल सकते हैं, उस रूल को जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर लाहौर हाई कोर्ट सीनियर प्यूनिट जज अपने एक फ़ैसले में उस रूल को 2014 में गैर आइनी करार दे दिया था और कहा था कि प्रोबेशन पे होने वाले लोगों को भी आप बगैर वजह बताए नहीं निकाल सकते। तो ये तमाम एविडेंस रखा गया कोर्ट के सामने। रब्बानी साहब आर्गुमेंट कर रहे थे तो बंदियाल साहब ने कहा कि जो ये लोग थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो सफ़र कर रहे हैं, हज़ारों, ये आप यानी पीपल्स पार्टी की वजह से सफ़र कर रहे हैं। अगर आपने इनको भर्ती करना था तो कंट्रैक्ट पे करते, नहीं रेगुलाइज करते, आपने कंट्रैक्ट पे किया। कंट्रैक्ट में आपको पता है कि एक ही शोकाज में बंदा फारिग हो जाता है, आपने भी तो ये इनके साथ जाती की। इन्होंने कहा जी बाद में हमने उसी वजह से तो फिर 2009 में ये चीज़ें लाए। फिर उन्होंने कहा जी आपको पता है, आप कह रहे हैं कि जी ये जो फेडरेशन है, लोगों को जो पिसे हुए लोग हैं, तबकात हैं, सबको अकोमोडेट करना पड़ता है, ये चीज़ें ये वो। लेकिन आपको पता है कि मुल्क में जो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, हमारे लिविंग बियॉन्ड मीन्स पैसा कम है और हमारे जो अखराजात हैं ज़्यादा हैं, हम टैक्स नहीं देते। बंदियाल साहब ने कहा हमारे लोग टैक्स नहीं देते और ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, तो आप इसमें हल निकालें इन चीज़ों का। तो खैर उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल मैटर पे हम नहीं जाना चाहते, आप मेन केस में आए। तो वो फिर वही बात जो रज़ा रब्बानी साहब ने, देखिए बात ये आ रही है कि भाई वो क्या जो एक चीज़ आ रही है कि जी करप्शन और जो मिसकंडक्ट से जो फारिग किए गए, डिसिप्लिनरी कार्रवाई हुई, तो उनको क्यों रखें। अब ये भी नहीं पता मज़े की बात कि कितने लोग थे करप्शन से निकाले, ये किसी के पास, ना हुकूमत के पास है ना इनके पास है, किसी के पास नहीं है कि डेटा क्या है। दूसरी बात यह है कि जी आप कह रहे हैं कि जी अगर हम इनको जो है वो प्रेसिडेंट सेट करना है, तो प्रेसिडेंट क्या सेट आएगा? प्रेसिडेंट तो यही आएगा कि जी मलक रियाज ने अगर 2 नंबरी की तो उसको रिलीफ दे दिया गया, और जब लोअर मिडिल क्लास को कहीं से नौकरी मिली किसी तरीके से भी, आप पाकिस्तान में ट्रेंड है अगर जज भी बनना हो तो 10-10 जजेस को सिफारिशें आती हैं, क्या नहीं आती हैं आपको पता, हर तरफ से जो है वो लॉबिंग की जाती है। अगर एक पॉलिटिकल बेस पे किसी ने नौकरी ले ली और 10-12 साल बाद उसको इस तरीके से फारिग करना ये मुनासिब नहीं। अटॉर्नी जनरल साहब के जो रिटर्न आर्गूमेंट थे उनमें ये चाह कि रीड डाउन करें, उन्होंने कुछ कैटेगरीज बताई। उन्होंने कहा जी जिनके खिलाफ मिसकंडक्ट है, करप्शन है, उनको ना रिलीफ दें। इसके अलावा और भी उन्होंने कहा जी कि जिनके हक में अदालती फैसले हैं उनको तो रिलीफ मिले। जी, तो उन्होंने कुछ 2-4 उनका ये था कि ताकि वो एक्ट जो है वो महफूज रहे और इसको इस तरीके से करें कि वो लोग जो है वो नौकरियों में रहें। अब देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो बेंच का स्टाइल मूड क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? कोई डिवीजन लगती है कि ये रिव्यू
एक्सेप्ट होगा, इसमें कोई आपको इख्तलाफ लगता है? को 2-3 का इख्तलाफ लगता है, या आपको लगता है कि 5 के 5 जज साहबान यकसू हैं कि रिव्यू मेंटेनेबल नहीं हो पाएगा? जस्टिस मंसूर अली शाह तो वो ये कह रहे हैं कि जी इनको बैक बेनिफिट और ये पेंशन और ये चीज़ें दे के कम से कम कुछ अकोमोडेट कर दें। बाकी जो जस्टिस सजाद अली शाह हैं, मेरा ख्याल है वो तो जस्टिस, मैंने बताया कि जस्टिस मुशीर आलम साहब की जजमेंट वो कहते हैं मिनोन ऐसे ही रहे जो उनकी लगा है ओपिनियन। इसी तरह जस्टिस काजी अमीन साहब हैं, वो बड़ा वो आज भी उन्होंने जब शाह खबर साहब ने कहा जी ये 10A जो है इसको ये भी देखें फेयर ट्रायल, तो उन्होंने कहा जी ये कोई क्रिमिनल ट्रायल है कि 10A की बात आप कर रहे हैं। तो शाह खबर साहब ने कहा कि ये वायद केस है जिसमें मुखालिफ फरीकी कोई नहीं है, हुकूमत भी कह रही है कि लोगों को बहाल होना चाहिए, पिटिशनर भी कह रहे हैं, तो कौन कह रहे हैं? तो मसला ये है कि यानी ये इसका मतलब है कि जज रिस्पोंडेंट है और सारे लोग हुकूमत और पिटिशनर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। साहब ये भी वो केस है कि जिसमें जस्टिस उमता बंदयाल हस्बे मामूल अपने साथी जजों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और 16,000 मुलाजमीन को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर रहे हैं। आप देखें ना, अब 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस काजी अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं और जस्टिस काजी अमीन, ये दोनों जजेस ने 16,000 मुलाजमीन को अपने फ़ैसले से बरतरफ़ किया। अब मज़ीद 3 जजेस बैठ के अब वो अपने इन 2 जजेस को बज़ाहिर नाराज़ नहीं करना चाह रहे और वो कह रहे हैं कि कानून को भी गैरानी करार दे दें और इन मुलाजमीन को भी थोड़े बहुत पैसे दे दें। ये खैरात की तरह पैसे दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को खैरात बांटने का कोई हक हासिल नहीं है। अब ये भी खैरात बांट के मुराद दे के पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सियासतदान हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनको हाँ या ना में फैसला देना है कि उनका फैसला गलत था या सही था। ये सियासतदान सियासत कर रहे हैं। अगर वो ये मुराद की बात करते हैं, जो है रिव्यू की ग्राउंड बड़ी सॉलिड है, नहीं सुना गया, देखें वो उसको खत्म करें मत करें। नहीं, लेकिन मेरा ये है कि वो जजेस अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाएं तो क्या रह जाए। नहीं, ये तो चलें, ये तो आपकी बात है, ये तो भागते चोर की लंगोटी सही वाला बात है। चलें, बहरहाल की भागते चोर की लंगोटी है या लीगल प्रपोजिशन जो है वो देखनी है। अदालत जो है वो इस पे खंगाल रही है, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स कानूनी भी देख रही है, हुकूमत से भी पूछ रही है। अभी अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने भी अदालत के इस सवाल का जवाब देना है कल कि हुकूमत इस सारी सूरत हाल में क्या दावा कर सकती है। देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल अपने जो कानून की जो टोपी है उसके अंदर से कौन सा ऐसा कानून निकाल के लाते हैं और कौन से ऐसे हक़ाइक़ लाते हैं जिससे कि अदालत जो है वो कन्विंस हो। तो बुनियादी तौर के ऊपर जहाँ तक ऑब्जर्वेशन की बात है, इनकी भी एक ऑब्जर्वेशन, इनकी भी है, एक मेरी ऑब्जर्वेशन भी है कि इस सारे बेंच के अंदर जो तुर्क का पता है वो जस्टिस सजाद अली शाह हैं। अगर सजाद अली शाह इधर हो गए तो बहाली का इम्कान हो सकता है, लेकिन अगर सजाद अली शाह साहब ऑथर जजेस के साथ यानी जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस मोहम्मद अमीन के साथ गए तो फिर 3-2। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।